कल आपको टाइम शेयर हो जाएगा, उसमें 5 पेपर डिस्कस करेंगे। लेटर सेटल ले बेटा, चैप्टर नंबर 11। इसमें दो चीजें पढ़ी हैं मेरे बच्चे, ये तो बस बड़ाई नाम भी है लेकिन फिर भी अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न। ले बेटा जरा देखते जाइएगा, जल्दी जल्दी से याद करें। बचपन में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले कंपनी बनाते हैं, और ये कंपनी बना के मेरे बच्चे किसके सपुर्द कर दी? डायरेक्टर्स के। और डायरेक्टर मेरे बच्चे भी हमने डिस्कस किया था, ये अकाउंटेबल होते हैं, ये डायरेक्टर अकाउंटेबल होते हैं शेयर होल्डर्स को, जवाबदेह होते हैं। और ये जवाबदेही की जो जिम्मेदारी है ये कैसे पूरी करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। अब मेरे बच्चे अगर किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, वो तो एक जाहिर बात समरी है पूरे साल की ट्रांजेक्शन की, अगर देखा जाए जैसे सेल की वहां पे एक फिगर आ रही होगी, पता नहीं कितनी की ट्रांजेक्शन हो रही होगी, किस किस के साथ हो रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डायरेक्टर्स हैं सबसे पहले मेंटेन करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट से मेरे बच्चे वो क्या, मेरे बच्चे एक्सट्रैक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, फिर अगली बात आएगी कि इनको ऑडिट करवा के किसी ऑडिटर से, इनको ऑडिट करवा के मेरे बच्चे इसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, इसका मतलब एक रिपोर्ट लगी होती है जिसको कहते हैं ऑडिटर की रिपोर्ट, उसके साथ मेरे बच्चे मेंबर के सामने प्रेजेंट करते हैं। बोला था बात है, खाली ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं होती, साथ एक डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी लगी होती है। खाली डायरेक्टर की रिपोर्ट नहीं लगी होती, एक चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट भी लगी होती है साथ। तो 3 तरह की रिपोर्टें जो बड़ी वाज़ेह यहाँ पे जिक्र किया गया होगा कि ऑडिटर की रिपोर्ट, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट लिस्टेड कंपनी के मामले में होती है वो। तो ये मेरे बच्चे हम शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज मेरे बच्चे हमने सारी डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट करनी है और कैसे बनाई जाएंगी और सारा कुछ। ले बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसको बोलेंगे, लेकिन कहता है कि उससे पहले उसके दिमाग में आया हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बताने से पहले बुक्स एंड पेपर बता दो। कंपनी जितने भी हिसाब किताब रख रही हो, जितने भी कोई किसी तरह के रजिस्टर मेंटेन कर रही हो, जितनी रसीदें इश्यू कर रही हो, ये सब कुछ जितना भी रिकॉर्ड हो हर तरह का मेरे बच्चे, वो बुक्स एंड पेपर कहलाता है। यानी कि एक ब्रॉडर डेफिनेशन है। बुक्स एंड पेपर के अंदर सिर्फ एक मेरे बच्चे जो हिस्सा है वो किसका? बुक्स एंड पेपर का, और सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। बाकी सारे क्या है? वो बुक्स एंड पेपर। यानी कि बाकी जितने भी ज्यादा वो कई तरह के रजिस्टर हम मेंटेन करके हैं। उसमें मिनट्स ऑफ मीटिंग भी थे, मॉर्गेज और चार्जेस के रजिस्टर भी थे, जो कंपनी ने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी अपने नाम पे नहीं लिखवाई थी उसके भी रजिस्टर थे। पता नहीं क्या कुछ होता है इसके अंदर सारा कुछ। लेकिन बहरहाल उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जब बारी आएगी तो उसमें 4 तरह की चीजें आती है मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। और पेपर में उम्मीद है कि नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कोई पता नहीं मेरे कि एमसीक्यू उसके अंदर इधर टेस्ट कर लेके बुक्स अकाउंट से क्या मुराद है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017। तो उसमें मेरे बच्चे जितना पैसा आपने रिसीव किया है उसकी डिटेल आ रही होती है उनके अंदर, सेल्स एंड परचेज की डिटेल, एसेट्स और लायबिलिटी की डिटेल। और अगर आपकी कंपनी कोई 4 तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जिसमें प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और माइनिंग है, इन 4 तरह के कामों में जो इन्वॉल्व हो जाए, यानी कि सादा अल्फाज में जहां पे लेबर वगैरह इस्तेमाल हो रही है, तो उसमें आपने कॉस्ट अकाउंट्स भी तैयार करने हैं। उसके बाद कहता है कि फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं? वो 12 महीने, यानी कि मोस्टली ये जो टाइम पीरियड है वो 12 महीने का ही होता है। 12 महीने जिसके लिए कोई कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करती है उसको हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ये जाहिर बात है कि मेरे कम से कम 12 महीने होते हैं, लेकिन बात आप ये किसी खास मामला में ये कम ज्यादा भी हो सकता है, उसको भी अभी हम देखेंगे। उसके बाद मेरे आ जाता है कैलेंडर ईयर का। तो पता ना आपको क्या होता है? क्या होता है कैलेंडर ईयर? ठीक हो गया। और टैक्स ईयर क्या होता है? चलिए ठीक हो गया, सारा पता है आप लोगों को। यहाँ पे क्या कर रहे हो? कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय कंपनी। ये तो आसान बात पूछी है सर, ये तो हमें पता थी। ठीक हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू बी केप्ट बाय ए कंपनी। वो कौन सी बुक्स अकाउंट्स हैं जो कंपनी ने केप्ट करनी है? इसको देखिएगा मेरे बच्चों। कहता है कि सबसे पहले कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह आपने मेरे बच्चे कहाँ पे मेंटेन करनी होती है? रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। ये कहाँ पे मेंटेन करनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर। और ये ऐसी हो जो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही हो, यानी कि सही हो। ये छोटे छोटे अल्फाज हैं, ध्यान से रखने हैं आपने, ये इंपॉर्टेंट होता है। इन अल्फाजों का मतलब होता है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपनी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करेगी जो प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। और कॉस्ट अकाउंट्स बड़ी दफा पूछ रखा है उसने, वही बात अभी हमने जो डिस्कस की है। कॉस्ट अकाउंट्स कौन सी कंपनी तैयार करेगी? जो 4 तरह के काम कर रहे हैं उन्होंने लाजमी अपने, जहां पे बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी ही करनी है, ये उनके लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है कॉस्ट अकाउंट्स की। ये ना समझना कि कॉस्ट अकाउंट ही वो खाली तैयार करते हैं, नहीं नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे बनाएंगे, साथ वो क्या करेंगे? वो ये कॉस्ट अकाउंट्स भी बनाएंगे। और वो कौन कौन सी कंपनी? ये 4 बस नाम याद रख लीजिएगा। उसके बाद में कीपिंग बुक्स एट प्लेस अदर देन रजिस्टर ऑफिस बाय डिफॉल्ट। जितनी जितने रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने रजिस्टर मेंटेन हो रहे होते हैं, ये सारे के सारे रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन हो रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट हर कंपनी के। ये नहीं कि सिर्फ लिस्टेड लिस्टेड का मामला यहाँ पे नहीं होता। लिस्टेड कंपनी में रजिस्टर ऑफिस पे अगर हम देखें, एक अजाफी एक्टिविटी और भी हो सकते हैं, लेकिन एक अजाफी एक्टिविटी थी, वो थी एजीएम, कि वहीं पे कराएंगे जहां पे रजिस्टर ऑफिस है या उसके करीब करीब शहर के अंदर। बाकी कंपनियों में आप मीटिंग कहीं पर भी करवा सकते हैं एजीएम, उसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं कानून की उस तरह की है। लेकिन बाकी रिकॉर्ड जितना भी होगा वो हमेशा हर कंपनी ने कहां पे मेंटेन करना है? रजिस्टर ऑफिस के ऊपर। अब वो पूछेगा पेपर के अंदर, कहेगा मान लो कि एक कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस लाहौर में है, और वो सोच रहे हैं कि उनका एक ब्रांच ऑफिस है गुजरांवाला में,
वो सोच रहे हैं कि हम अपने ब्रांच ऑफिस जो गुजरा वाले में हम वहां पे अपना रिकॉर्ड शिफ्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछेगा अच्छा बताएं क्या हो सकता है, अगर हो सकता है तो उसकी रिक्वायरमेंट बताओ। अच्छा इस तरह के जो सवाल होते हैं ना मोस्टली ये होते हैं कोई 3 नंबर का, कोई 4 नंबर का, कुछ इस तरह करके कि क्या ये काम हो सकता है, अगर हो सकता तो उसका तरीकाकार बताओ। कई निशान जैसे कह देते हैं, हो ही नहीं सकता। आपको लग रहा है वो 3-4 नंबर दे देगा, इसका हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब पक्की बात है ये हो सकता है, पहले नंबर पे तो ये बताना ये हो सकता है। मोस्टली मैं कह रहा हूं जब इस तरह की चीज वो कह रहे हैं ये काम हो सकता है कि नहीं, और फिर अगर हो सकता है तो कैसे होगा। पक्की बात है ये हो सकता है, बस वो कैसे हो सकता है उसका तरीकाकार बताना है आपने। और कई माशाल्लाह जान छुड़वा लेते हैं जल्दी जल्दी करके कि नहीं हो सकता, काम क्या। अब ये हो सकता है रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर ऑफिस के अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह कहीं और भी मेंटेन की जा सकती है, लेकिन उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, उस कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा। मेंबर से पूछने की जरूरत नहीं, उस कंपनी का बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ये तय कर सकता है कि हम अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रजिस्टर ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे, मान लो कि किसी ब्रांच हेड ऑफिस किसी भी जगह पे रखना चाहते हैं तो वहां पे रख सकते हैं। बस ये काम करना है कि जिस दिन वो रेजोल्यूशन पास करेंगे, रेजोल्यूशन पास होने के 7 दिन के अंदर आपने रजिस्ट्रार को बता देना कि हमने ये फैसला कर लिया है। याद रखोगे मेरे को। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी और जगह पे मेंटेन की जा सकती हैं, किस तरह से, बोर्ड रेजोल्यूशन से। छोटे छोटे चीजें मेरे बच्चे ये याद रखनी है आपने। और कितने दिनों में रजिस्ट्रार को बताना, 7 दिनों के अंदर। रिकॉर्ड ऑफ ब्रांच, अब अगली बात आ गई सर वो ब्रांच के रिकॉर्ड का क्या करना है। क्योंकि देखो आपने कहा कि रजिस्टर ऑफिस के ऊपर आपने सारा रिकॉर्ड वो करना है, एक कंपनी की कई ब्रांचेस भी हो सकती है। तो सर ब्रांच के रिकॉर्ड का क्या करेंगे, उसे क्या कि ब्रांच का रिकॉर्ड ब्रांच पर ही मेंटेन करेंगे, आपको रजिस्टर ऑफिस पे लाके मेंटेन करने की जरूरत नहीं कि सारा रिकॉर्ड। हाँ जो ब्रांच का रिकॉर्ड होगा, ब्रांच ऑफिस की जो रिकॉर्ड की समराइज्ड रिटर्न बना बना के ना, समरी बना बना के पीरियोडिकली, कोई टाइम नहीं बताया इन्होंने कि हर 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, इन्होंने कहा पीरियोडिकली, यानी कि जो भी पीरियड आप डिसाइड कर लो उसके दौरान आप क्या करें, उसकी समराइज रिटर्न बना बना के रजिस्टर ऑफिस पे भेज रहे हैं। बाकी जो आपने मेंटेन करना है रिकॉर्ड ब्रांच का, वो ब्रांच पे ही करना है। ऐसा करना है कि जो वहां का मामला का ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा हो, बस उसी समरी बना बना के कहां पे भेजते जाना पीरियोडिकली, आप उसको रजिस्टर ऑफिस पे भेजते जाइएगा। तो ब्रांच के रिकॉर्ड की वो जो हमने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है कंपनी का, इस तरह भी रिकॉर्डमेंट पूरी हो जाएंगी। याद रखोगे उसका रिकॉर्ड रही भी पड़ा रहे, समराइज रिटर्न रजिस्टर ऑफिस पे आती रहे। अब अगली बात, बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब अक्सर सवाल सिनेरियो बना दिया करते हैं। इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर, इसका तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्या डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, पक्की बात है वो बनाते हैं, इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये डायरेक्टर जो बुक्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं वो किस टाइम पे कर सकते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स डायरेक्टर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बात का तो होता है ना कि डायरेक्टर सोच रहे हैं कोई रात के 11-12 बजे हो, जिशान की तरह यहाँ पे ये जादूगरों की तरह फिर रहा होता है इस गली में। तो कहता है कि डायरेक्टर भी फिर रहे हो इधर ही घूमते फिरते फिर रहे हो। तो वो कहता है कि हो सकता है उनका दिल करे कंपनी के सामने से गुजरे, चलो यार बुक्स ऑफ कौन सी चेक कर लेते हैं। तो ये किस वक्त चेक कर सकते हैं, बिजनेस आवर्स के दौरान। यानी कि डायरेक्टर्स को भी बिजनेस आवर्स के अलावा किसी और टाइम पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। ये कोई अल्टीमेट इजाजत नहीं, उनको हर वक्त जब मर्जी चेक करना। मैं कह रहा हूँ हो सकता है पेपर में पूछ ले इस तरह की बात। जिस तरह हम रेगुलर क्लास में पढ़ाया करते थे ना एक सिनेरियो, कि रात को डायरेक्टर बारबेक्यू कर रहे थे और एक ने कहा कि तू खा ज्यादा रहा, काम कम करता। कहता है नहीं जाके देख कंपनी में इतना ज्यादा काम मैं करता हूँ। कहता आजा देखने चलते हैं। तो पहुंच गए रात को, है क्या चेक कर सकते हैं, नहीं। कब इनको आना चाहिए, बिजनेस आवर्स के दौरान। देखिए अगली बात आ गई, इंस्पेक्शन बाय मेंबर्स। क्या मेंबर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा सॉरी सॉरी, आप तैयारी करके आए हो। मेंबर्स को अब देखो, डायरेक्टर्स को भी हम नखरों के साथ कह रहे थे कि आप कब आइएगा, बिजनेस आवर्स के दौरान। तो मेंबर कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हाँ कहते कर सकते हैं। अगर मेंबर यानी कि जनरल मीटिंग में मेंबर खुद इजाजत दे दे मेंबर्स को, या डायरेक्टर इजाजत दे दे, तो मेरे से डायरेक्टर्स की इजाजत से या जनरल मीटिंग की इजाजत से मेंबर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, वैसे मेंबर को इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं है। अब हमने डिस्कस किया था कि पेपर में जो सवाल बनाता है वो कहता है कि मिस्टर ए, ये हमारी कंपनी का मेंबर है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है, ये खुद अनपढ़ है, ये अपने साथ, मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इसका नाम ए नहीं है, इसका नाम जिशान है, ये अनपढ़ है, ये अपने साथ किसी मिस्टर बी को जो कि एक ऑडिटर है उसको साथ लेकर आया है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करने के लिए किसी मिस्टर बी को, ऑडिटर को साथ लेकर आया कि भाई आइए जरा चेक करते हैं, क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं, आप जरा बताइए कि उसमें है क्या। अब वो कहता है कि जब ये दोनों पहुंचे क्या आप बताएं क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, भाई नहीं कर सकते। हाँ कर सकते थे मेंबर, वो भी जिशान कर सकता था, वो भी कब बोला, अगर मेंबर्स ने जनरल मीटिंग के थ्रू या बोर्ड ने इजाजत दे रखी हो तो तब कर सकता था। ये जो साथ आया है ये तो कर ही नहीं सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ले बेटा और चार बस कर मैं नाम लेके तेरा पछाड़ तू तो पढ़ा लिखा बंदा।
अनपढ़ में मैंने तेरा नाम क्यों रखा? ये चीज ध्यान रखनी हो। नहीं, एक और भी है, ये कंपनी एक्ट, डायरेक्टर या मेंबर जनरल मीटिंग है। तो 3 लोगों से अगर इजाजत मिल जाए, जहां पे कंपनी एक्ट खुद इजाजत देते, मेंबर इजाजत देते, डायरेक्टर इजाजत देते, तो फिर कर सकता है। अदरवाइज मेंबर्स डू नॉट हैव एब्सोल्यूट राइट, जैसे डायरेक्टर्स का। बड़ा टाइम पीरियड, अगली बात आती है कि सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने कितने अरसे तक संभाल के रखनी है? 10 सालों तक। कहता है कि जिस साल में आप खड़े हो, साल 2025 में हम खड़े हों, तो साल 2025 में खड़े हो तो आपके पास 10 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए। वो 10 साल शुरू होंगे 10 साल 2024 से, तो साल 2024 से पीछे मेरे से 10 सालों तक आपका रिकॉर्ड पड़ा होना चाहिए। सर जब साल 2026 में जाएंगे तो जारी बात है फिर उससे आगे इस तरह, यानी कि जिस साल में खड़े हो उसके पीछे पिछले साल से 10 साल तक का रिकॉर्ड सारा पड़ा होना चाहिए। ये साल बीच में काउंट नहीं करना आपने, 10 साल जिस साल में हो, याद रखोगे मेरे बच्चे। जब अगले साल में चले जाएंगे फिर यहां से शुरू हो जाएगा, फिर उससे अगले दो, इस तरह। कहता है कि रिक्वायरमेंट फॉर लिक्विडेटर, बेटा अभी हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर थोड़ी देर में। तो लिक्विडेटर वो बंदा होता है जो कंपनी की वाइंडिंग अप के मौके पे कंपनी के एसेट्स बेच के लोगों की लायबिलिटीज पे कर रहा होता है, और जो बच जाए वो शेयर होल्डर में डिवाइड करता है। ये जो लिक्विडेटर होता है, जाहिर बात है इसके ये भी बड़ी सारी ट्रांजेक्शन करता है, ये भी बड़ी सारी सेल परचेज कर रहा होता है, पेमेंट्स कर रहा होता है, ले रहा होता है। तो ये भी उसी तरह रिकॉर्ड मेंटेन करेगा जैसा कंपनी मेंटेन करती है। इसके ऊपर भी वही रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड मेंटेन करने की, जैसे कंपनी का ही बंदा है और जैसे कंपनी मेंटेन करती है। लो बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पूछ सकता है आपसे। अच्छा बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है? यहाँ पे 7 तरह की चीजें हैं बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। एक तो वही जो 5 चीजें तो वही हैं, जिसमें बैलेंस शीट आ जाती है, पेनल आ जाता है, उसमें स्टेटमेंट चेंजेस लिक्विडिटी कैश फ्लो, और जो हमारे सिग्निफिकेंट समरीज वगैरह होती हैं अकाउंट्स की, यानी कि नोट्स टू द अकाउंट्स कह लो या डिस्क्लोजर कह लो। उसके बाद एक है कंपेरेटिव फिगर्स, यानी कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए उसमें कंपेरेटिव फिगर दें। और कंपेरेटिव फिगर आपको बताइए साल 2025 में जब आप बना रहे होंगे तो इसकी सेल्स हो सारा तो साल 2024, और बात बात कुछ कंपनियों ने तो पिछले 3-3 4-4 सालों के कंपेरेटिव फिगर्स दिए होते हैं, कम से कम 1 साल की कंपेरेटिव फिगर देना कंपनी के अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ये कानूनी रिक्वायरमेंट है। इसलिए वो शौकिया तौर पर कंपनियां नहीं वो दे रही होती, वो इस कानूनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंपेरेटिव फिगर्स दे रही होती। याद रखोगे मेरे बच्चों। तो कंपेरेटिव फिगर्स, और उसके बाद मेरे बच्चे अदर एनी अदर स्टेटमेंट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड अगर कोई कह दे कानून। उसके बाद आ जाता है सीएफओ, डिफाइन करो, जैसा हम पहले डिफाइन करते हैं। डायरेक्टर, जो डायरेक्टर वाले काम कर रहा हो, यानी कि डायरेक्टर की पोजीशन पर डायरेक्टर का फंक्शन। कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्रेटेरियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा हो, तो कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव जो चीफ एग्जीक्यूटिव वाले काम कर रहा हो, तो डायरेक्टर। फिर सीएफओ भी कौन सा आसमानों पे उतरा, ये भी तो वही होगा। सीएफओ कौन है? जो सीएफओ वाले काम कर रहा हो, ऐसे ना मेरे। तो इतनी बातें मैंने इसीलिए बताई हैं आपको ताकि इसकी डेफिनेशन भी आपको याद रहे। जो कस्टमरली परफॉर्म बाय चीफ एग्जीक्यूटिव, सेम अल्फाज से सेक्रेटरी के लिए जो कस्टमरली जो चीजें परफॉर्म की जाती है सेक्रेटरी की तरफ से, वो परफॉर्म कर रहा होता है या बाकी लोग। लेकिन मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिक्वायरमेंट जरा देखिएगा, ये किस चीज की रिक्वायरमेंट है? प्रेजेंट करने वाले मामला था आगे। लो बेटा, लो थोड़ा सा ये जल्दी खत्म हो जाना क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन फिर भी कहता है कि हर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मेंबर्स के सामने प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट करना मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के, ये किन की जिम्मेदारी है? डायरेक्टर्स की। अब अगली बात है कि ये प्रेजेंटमेंट होगी कब कब, यानी कि कंपनी कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के मेंबर के सामने प्रेजेंट किया करेगी। उसके लिए मेरे बच्चे देखिएगा टाइम लिमिट क्या है। और मेरे बच्चे अब मैं पहले आपसे जरा इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, अज्यूम कर लो। पहले मैं आपसे पूछूंगा मेरे बच्चे, मुझे बताओ फर्स्ट एजीएम कब होती है बोला? इन कारपोरेशन के 16 महीनों में यहाँ पे मेरे बच्चे फर्स्ट एजीएम हो रही थी, ऐसे मेरे बच्चों। उसके बाद मुझे बताओ सबसीक्वेंट एजीएम कब हुआ करती थी बोला? वंस इन कैलेंडर ईयर, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 120 दिनों के अंदर, ऐसे मेरे बच्चे, और हर कैलेंडर ईयर में भी हो। तो ये थी मेरे बच्चे एजीएम की रिक्वायरमेंट। तो फर्स्ट और सबसीक्वेंट जो भी हुआ करते थे। और उसके बाद मेरे बच्चे अगर आपको याद हो, आपने एजीएम का ऑर्डिनरी बिजनेस डिस्कस किया है। एजीएम के 2 तरह के एजेंडे होते हैं, ऑर्डिनरी और स्पेशल। तो मुझे जरा बताएंगे ऑर्डिनरी बिजनेस में 4 तरह के बिजनेस जो थे वो कौन कौन से थे? एक तो फ्रेंच कंसिडरेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और साथ डायरेक्टर और ऑडिटर की रिपोर्ट लगी होती अगर आपको याद हो। फिर आगे डायरेक्टर्स का इलेक्शन, डिविडेंड और ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, ये 4 तरह के काम थे। इसका मतलब क्या हुआ, जो एजीएम होगी, जब जब एजीएम हो रही होगी, उसमें मेरे बच्चे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का उसका ऑर्डिनरी बिजनेस है एजीएम का। तो कहना ये चाहता हूं मेरे बच्चे, जहां जहां पे एजीएम हो रही होगी वहीं वहीं पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट की जा रही होगी, क्योंकि एजीएम में ही आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करनी है। तो बड़ी सादी सी बात है। जब जैसे जो तरीकाकार, अब देखो मैं आपको कहूंगा फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट करनी है डायरेक्टर ने? फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही बात मेरे बच्चे, इन कारपोरेशन के 16 महीनों जब एजीएम होनी उसी में तो करना है उन्होंने। उसके बाद मेरे बच्चे जो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कब प्रेजेंट करेंगे?
एक तो जब फाइनेंशियल, वही बात है, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर, और दूसरे नंबर पे जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 120 दिनों में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होने के 120 दिन, और हर कैलेंडर ईयर में भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट की जाएंगे। तो ये वही है तो मेरे बच्चे। अब अगली बात मुझे ये बताओ, अगर एजीएम टाइम पर ना हो रही हो, क्या उसकी एक्सटेंशन मिल सकती है? कितने दिनों की? खड़ी किससे? अगर तो लिस्टेड कंपनी है तो एसएसी भी, अगर अदर देन रजिस्ट्रार। अगर फ्रंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अगर हम टाइम पे प्रेजेंट ना कर पा रहे हो, क्या एक्सटेंशन मिलेगी? कहता हाँ। कितने दिनों की? 30 दिनों की। कहता किससे? लिस्टेड कंपनी हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने में आपको 30 डेज मिलेंगे, एसएसी भी, अदर देन रजिस्ट्रार। कुछ भी चेंज नहीं, क्योंकि ये दोनों चीजें कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकती, ये हमेशा साथ साथ चलती है। याद रखोगे मेरे से? इवन देन ये जो हम एक्सटेंशन लेते हैं ना एजीएम की, वो इस वजह से ले रहे होते हैं, हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी नहीं होती या उसका ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ होता, हम उसी वजह से इनको प्रेजेंट करने के लिए ही उसके एक्सटेंशन ले रहे होते हैं। तो ये कभी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। यार को याद है वो हमने डिस्कस किया था कि आप रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी पास कर सकते हैं, इस तरह के मामला भी कर सकते हैं, लेकिन उसने कहा था खबरदार ऑर्डिनरी बिजनेस को नहीं छेड़ना, ये अपनी जगह पे कायम रहेंगे, इनकी कभी कोई रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन पास नहीं होती। ये एजीएम का एजेंडा है तो एजीएम में ही डिस्कस हो। और पहले तो बात है डायरेक्टर का इलेक्शन, अगर हमें लग रहा हो इस एजीएम पे नहीं हो पाएगा तो फिर डायरेक्टर क्या करते थे बोला, उस एजीएम से कम 45 दिन पहले रजिस्ट्रार को बता दिया करते। फिर आगे जारी बात है वो होने चले मीटिंग में है, फिर 90 दिनों में हम मीटिंग बुला के जारी बात है उसका वो करवा देंगे, ना हो तो फिर रजिस्ट्रार खुद आके जब भी करवा। तो ये बातें वो अपनी जगह पर, नो डाउट कुछ इस तरह का मामला हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या रखोगे मेरे से? लिमिट, टाइम लिमिट, वही बात मेरे से। कब प्रेजेंट करना बोला? फर्स्ट कब होंगे? 16 मंथ्स आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा यहाँ पे देखना, उसे ये बता दे कि वो तारीख बीच में शामिल नहीं होगी जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके अगले दिन से, यानी कि आज अगर हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो अगले दिन से 16 महीने। यहाँ पे हम बकवास कर रहा हूँ मैं? तो अब अपनी किताब को अपने पास रखो। तो वैसे भी यहाँ पे महीनों की बात हुई है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो दिन काउंट नहीं करना बीच में। क्लियर? दिनों का यहाँ पे रौला नहीं पड़ता, 16 महीने है ना, तो दिन होते तो फिर परेशान होते, दिनों का रौला ही नहीं। लेकिन फिर भी अच्छा एक और चीज बताओ, याद है हमने डिस्कस किया था कि स्टैच्यू मीटिंग कब, ऐसी एक पब्लिक कंपनी है और उसको स्टैच्यू मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं। अगर अगर फर्स्ट एजीएम आप इनकॉर्पोरेशन के वो जिस टाइम पे स्टैच्यू मीटिंग होनी थी, इनकॉर्पोरेशन के 9 महीने या सीसीबी के 180 डेज विच एवर इज अर्लियर, अगर उसी दौरान आप क्या करवा दो, एजीएम करवा दो, तो फिर आपको सारी बात है फर्स्ट एजीएम कब होनी होती है? इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों में। अगर उसको उस टाइम में करवा दें जिसमें स्टैच्यू मीटिंग होनी है तो फिर आपको स्टैच्यू मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद कब हो रही होगी? अगर आप मेरे बच्चे दोबारा बनाओ, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल, वही बात दोबारा ताकि आपको याद हो जाए, हमारी कंपनी का फाइनेंशियल एंड हुआ 30 सितंबर 2023 को, यहाँ पे एंड हुआ मेरे बच्चे। तो आप बताओ इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब प्रेजेंट करेंगे हम? वही बात 28 जनवरी 2024, ऐसे ही यहां तक हमने करनी है प्रेजेंट। अज्यूम कर लो अगर हम ऐसा करें 31 दिसंबर, 120 दिन यहां तक बनते हैं ना, जहां मर्जी करवा लो। अगर हम 31 दिसंबर 2023 में करवा लें, कोई मसला तो नहीं? हमने कहा कोई मसला नहीं। यहाँ पे अगर हम वो कर लें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि कब तक प्रेजेंट करनी थी? फाइनेंशियल एंड होने के 120 दिनों में। तो हमने 31 दिसंबर 2023 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दी, हकीकत में वो एजीएम हुई होगी ना, उसी वही मामला। अब नेक्स्ट मेरे बच्चे हमारा ईयर एंड हुआ 30 सितंबर 2024 को, तो इसके 120 डेज हमने कहा कि कहां तक चले गए बोला? 28 जनवरी 2025, ऐसे मेरे बच्चे 28 जनवरी 2025 को ये चले गए इसके 120 डेज। अच्छा हम सोच रहे हैं ऐसा करते हैं, हम 15 जनवरी 2025 को मीटिंग कर लेते हैं, और यानी कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट कर देते हैं। कब प्रेजेंट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? 15 जनवरी 2025। भाई वैसे तो 120 डेज के अंदर अंदर थी, लेकिन वही बात मेरे बच्चे, जो पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने प्रेजेंट की थी 2023 में की थी, अब ये हम करने जा रहे हैं 25 में, तो 2024 बीच में पूरा मिस हो गया जिसकी इजाजत नहीं। इसका मतलब 31 दिसंबर 2024 तक अब आपको लाजमी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी हो, तो वही जो हम एजीएम में डिस्कस किया था। ड्यूरेशन फाइनेंशियल ईयर वो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि 1 साल होता है, स्वाय कुछ जगहों पे ये जिसमें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो कम ज्यादा भी किया जा सकता है, वैसे अभी हम देखेंगे ना उसका। ऑडिट, अब अगली बात आ गई, कहते हैं कि हर वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन, यानी कि 1 मिलियन तक भी छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं,
जिस कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक होगा उसको मेरे बच्चे ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका इससे ज्यादा होगा वो फिर क्या करेंगे, अपना ऑडिट भी करवाएंगे। अगला ये नहीं बता रखा यहाँ पे वो किससे करवाना है, वो आप जब बड़े होंगे ऑडिट में सीख लेंगे। फिलहाल इतनी बात है यहाँ पे कि ऑडिट करवाना है आपने अगर उस कंपनी ने जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा। द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी हैविंग द पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग ₹1 मिलियन, सच हायर अमाउंट जो भी है, ठीक हो। लेकिन अगर पब्लिक हो चाहे उसका पेड अप कैपिटल जितना मर्जी है उसने करवाना, ऐसे ही। एवरी कंपनी शैल डिस्पैच टू मेंबर, इसको मेरे बच्चे देखिएगा, ये भी जरा थोड़ी सी अहम बात है क्योंकि आगे अभी हम देखेंगे। ले बेटा, कहता कि देखो मेरे बच्चे आज के दिन के ऊपर एजीएम है। एजीएम का नोटिस कब जाता था बोला, 21 दिन पहले। कहता जब 21 दिन पहले आप मेंबर्स को नोटिस भेजते हैं तो नोटिस के साथ हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी भेज देते हैं। जब कहते हैं 21 दिन पहले नोटिस के साथ मेंबर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजते हो, उसी वक्त आपने क्या करना है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये बाकी हम अथॉरिटीज को भी अपन डिस्कस करेंगे, उस वक्त हम अथॉरिटीज को भी करते हैं लेकिन वो बाद में है। फिलहाल कह रहा है कि आपने जब एजीएम होनी है जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है, उससे 21 दिन पहले अपने मेंबर्स को डिस्पैच कर देनी है। और सारी बात, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच करोगे एक तो ऑडिटेड होनी चाहिए, इसलिए साथ ऑडिटर की रिपोर्ट भी लगी हो, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट लगी हो, और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो साथ चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट लगी हो। क्या रखोगे? तो कब हम मेंबर्स को डिस्पैच कर देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मीटिंग से 21 दिन पहले, यानी कि जब हमने प्रेजेंट करनी है मेंबर्स के सामने, एक्चुअली हम उससे पहले मेंबर्स को डिस्पैच कर दिया करते हैं। अच्छा, कॉपी या रजिस्टर ऑफिस कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने मेंबर्स को भेजी है इसकी एक कॉपी रजिस्टर ऑफिस पे भी लाजमी रखिएगा। फाइलिंग टू अथॉरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी, ये मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये अहम है। कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जब आप मेंबर्स को डिस्पैच करोगे 21 दिन पहले मीटिंग से, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने से जो एजीएम में आप करोगे, 21 दिन पहले जब मेंबर्स को डिस्पैच कर रहे होंगे उसी वक्त आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करना है अथॉरिटीज को। अब लिस्टेड कंपनी के लिए है, लिस्टेड कंपनी के ऊपर 3 अथॉरिटीज होती हैं, अगर याद हो प्रॉस्पेक्टस के मामले में हमने डिस्कस किया था। रजिस्ट्रार है, एससीसीपी है, स्टॉक एक्सचेंज है। इन तीनों को 3-3 कॉपीज आपने जमा करवानी है, और जारी बात है एक कॉपी आप क्या करेंगे, एक एक कॉपी इनको इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल करनी है। अब ये जो फाइलिंग है आपने याद रखनी है, एक ये जो फाइल हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना है अथॉरिटीज को, लिस्टेड कंपनी, ये वो है मेरे बच्चे जो मीटिंग से पहले हम भेज रहे हैं नोटिस के साथ ही। एक वो होगी जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, वो होगी जब मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग होने के बाद जो हम रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं, वो सिर्फ रजिस्ट्रार को जमा करवा रहे होते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, याद रखोगे। इकट्ठा कर देंगे जब वो होगा सारा कुछ, एक बार लो बेटा। अप्रूवल एंड ऑथेंटिकेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कौन अप्रूव करता है? भाई बोर्ड की जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करना। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश की जाती हैं, पब्लिश करने का मतलब होता है जब हम नोटिस के साथ मेंबर्स को भेज देते हैं पब्लिश हो जाती है, प्रेजेंट मेंबर्स को मीटिंग में करना है, पब्लिश हो जाती है उस वक्त, यानी कि अवेलेबल तो हो जाती है लोगों को। और मेरे बच्चे ये जो अप्रूव कौन करता है, ये बोर्ड करता है, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बोर्ड अप्रूव करता है। लेकिन कौन करेगा, अब ये अगली बात। कहता है सारा बोर्ड थोड़ी उसके ऊपर साइन कर रहा होगा, तो बोर्ड में से कौन करेगा? कहता है चीफ एग्जीक्यूटिव और कम से कम एक डायरेक्टर, और अगर कंपनी लिस्टेड हो तो साथ सीएफओ। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो 3 लोगों के साइन आ रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, अगर लिस्टेड ना हो तो 2 लोगों के कम से कम साइन आ रहे हो, कोई ज्यादा कर दे तो उनकी मर्जी है। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अगला सवाल अक्सर पूछता है। कहता है अगर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में ना हो, और ये ध्यान रखना पाकिस्तान में ना हो और वो चीफ एग्जीक्यूटिव हो, अगर डायरेक्टर हो कोई दिक्कत नहीं, सीएफओ हो तो कोई दिक्कत नहीं, सीएफओ की औकात ही क्या है, वो मुल्क से बाहर जा रहा है। ये रौला किसका है? चीफ एग्जीक्यूटिव। तो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर मुल्क में अवेलेबल ना हो तो फिर क्या करेंगे, उसकी जगह पे एक और डायरेक्टर साइन कर देगा। अगर डायरेक्टर ही ना हो, मुल्क से बाहर गया हो, कोई मसला नहीं, वो तो पहले ही हमने कौन सा किसी डायरेक्टर का नाम लिया है, कौन सा डायरेक्टर? लिस्टेड कंपनी इतने डायरेक्टर होंगे, जो मर्जी डायरेक्टर साइन कर दे, याद रखोगे। अगर वो डायरेक्टर अवेलेबल नहीं जिसने करने थे साइन, कोई और डायरेक्टर कर दे। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं तो फिर कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करेंगे उसको, याद रखोगे। ये बहुत दफा पूछ रखा है उसने, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क से बाहर गया हो, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो यहीं पे कह देगा जियारत गया वो, हम कह देंगे भाई अब एक की जगह की और डायरेक्टर साइन करेगा, क्योंकि माशाल्लाह बड़ी पहुंची हुई कौम हो, इस तरह के मामला हो, ऐसे ऐसे कानून बना के देते हो वो भी सोचते रह जाते, ऐसी तब्दीली की आप लोगों ने। इसलिए आप लोगों को बातें सुना रहा हूं ताकि भूले ना,
मुझे पता आप लोग ऐसे वो नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ ताकि भूल ना जाए। क्या कह रहे हो? एफिडेविट बाय सर्टेन कंपनीज, सर्टेन प्राइवेट कंपनी। आपको पता है कि एक छोटी सी कंपनी थी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 1 मिलियन तक था, हम उसको छोड़ आए थे, हैं? तुझे ऑडिट नहीं करवाना। अच्छा, वो बड़े खुश हुए, कहते ठीक हो गया, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? कहता है ऑडिट करवाना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं लोग। अच्छा, हकीकत में ऑडिट की कानूनी रिक्वायरमेंट है, उस वजह से फिर कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट किसका होना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। इसलिए लाजमी तौर पर उनको क्या करना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अच्छा, इस कंपनी को हमने कहा था कि तूने फाइनेंशियल वो ऑडिट नहीं करवाना, ये सोचिए ठीक हो गया, फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाएंगे। तो कानून को ये डर था इनसे कि ये इस तरह की हरकत करेंगे। इसके लिए फिर रिक्वायरमेंट बन गई कि भाई आप क्या करेंगे, एक हलफनामा जमा करवाएंगे जिसमें डायरेक्टर ये मेंशन करेंगे कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के उसको अप्रूव किया है, इसका हलफ देना है। याद रखोगे? ये कंपनी फिर क्या करती है, ये हलफ देती है, एफिडेविट जमा करवाती है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के डायरेक्टर से अप्रूव करवाई है। ऑडिट तो होना नहीं। फिर यही है कि भाई ये कम से कम लिखकर बताओ, हलफ दो आपकी, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई और डायरेक्टर ने अप्रूव की है। याद रखोगे मेरे बच्चों? तो और डायरेक्टर, मुझे ये तो बताओ, इसमें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कौन कौन साइन कर रहा होगा भाई? एक डायरेक्टर, और अगर ये शर्म तो नहीं आ रही, लिस्टेड लिस्टेड हो तो फिर तो मेरे बच्चे मामला ही, फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी, ऑडिट होना है। रुल गए ना, फिर सोचो ना। तो हमारे पास बड़ा टाइम हो ना, मैं इस तरह आप लोगों को बथेरा तंग कर सकता हूँ, लेकिन टाइम को नहीं, इतना रिवीजन हो रही है तो हम कहते हैं क्या तंग कर। लेट अस सिंगल मेंबर कंपनी, तो सिंगल मेंबर कंपनी क्या करेगी? कहता है कि सिंगल मेंबर कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी और साइन कौन करेगा उसका? अकेला डायरेक्टर। बेटा, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार, ये मेरे बच्चे आगे जरा देखिएगा। कहता है आफ्टर द ऑडिट फाइनेंशियल, अब पहले मैं समझा दूंगा आप भैया। ये वो दिन है जिस दिन एजीएम होनी है और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होनी है। ये वो दिन है, ये वो दिन जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी है एजीएम के अंदर। मुझे बताओ, इससे कितने दिन पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्पैच की होंगी मेंबर्स को? 21 दिन पहले। और कितने दिन पहले हमने अथॉरिटीज को ये फाइल की थी अथॉरिटीज को? 21 नहीं है यार, वहां तो वो सेम ही है। 21 दिन पहले हमने अथॉरिटीज को जमा करवाई थी, याद है ना, 3-3 कॉपीज। हाँ, वो 3-3 कॉपीज वाला मामला, वो थी जो जब मेंबर्स को भेजी थी, उसी वक्त आपने क्या की थी, उनको भी जमा करवाई थी, ऐसे ही मैंने फाइलिंग को अथॉरिटीज बाय लिस्टेड कंपनी के लिए थी। अच्छा, अज्यूम कर लो आज के दिन के ऊपर मीटिंग हो गई, मीटिंग हो गई, ये मीटिंग का दिन था, मीटिंग हो गई। अब जब मीटिंग हो गई है, मीटिंग होने के बाद अब या तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मेरे बच्चे दो काम होंगे आज की मीटिंग के अंदर। या तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर अडॉप्ट कर लेंगे या अडॉप्ट नहीं करेंगे। कहता दोनों सूरतों में, अडॉप्ट करें या अडॉप्ट ना करें। अगर अडॉप्ट कर लें तो बड़ी अच्छी बात है। इन अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने रजिस्ट्रार को फाइल करना है। इन अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करोगे? आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर, और अदर देन लिस्टेड 15 दिन के अंदर। याद रखोगे? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर के सामने रखी जाती हैं, जब मेंबर के सामने एजीएम में रख दी जाएंगी, एजीएम होने के बाद, मान लो कि ज्यूम कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट कर ली मेंबर्स ने, उन्होंने कहा कि ठीक हो गया, जो बनाया आपने सही बनाया, अडॉप्ट कर ली उन्होंने। जब वो एजीएम हो जाएगी उसके 30 दिन के अंदर लिस्टेड, और अगर अदर देन लिस्टेड 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इसकी कॉपी फाइल करेंगे। लेकिन अगली बात कह रहा है कि सर अगर अडॉप्ट ना हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फिर फाइल करनी है, कह रहा फिर भी फाइल करेंगे और साथ रीजन बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों अडॉप्ट नहीं हुई, रीजन के साथ फिर भी फाइल करनी है। यानी कि हर सूरत ये सिर्फ आपने क्या करनी है, एक कॉपी रजिस्ट्रार को फाइल करनी है फ्रंट मीटिंग होने के बाद, ये ध्यान रखना। उस वक्त हम सबको 3-3 कॉपीज भेजा करते हैं, कुछ और था। ये मीटिंग होने के बाद जो फाइल करना है रजिस्ट्रार को, ये कुछ और मामला है। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये सब अथॉरिटीज को नहीं किसी ने जमा कराना, लिस्टेड कंपनी भी अगर सिर्फ रजिस्ट्रार को फाइल कर रही हो। याद रखोगे मेरे बच्चों? अब अगली बात कहता है ये किस कंपनी को ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये फाइल करने की जरूरत नहीं है मीटिंग के बाद। कहता है कि जिस कंपनी का पेड ऑफ कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा ना हो, उस कंपनी को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये किस कंपनी को माफ किया उन्होंने फाइलिंग से। कहता है ऐसी कंपनी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा ना हो। किधर गए? 10 मिलियन से ज्यादा ना हो, नॉट एक्सीडिंग 10 मिलियन, यानी कि 10 मिलियन तक तो ठीक है। कहता है कि फाइलिंग ना किसी प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई नहीं होगी जिसका पेड ऑफ कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा ना हो।
वो जो पहले 3 कॉपी जमा करवानी है ना, वो 3 कॉपी थी, वो किसके लिए थी? वो लिस्टेड के लिए थी। बाकी कंपनियां डिस्पैच करती हैं सबको, लिस्टेड कंपनी वो 3 कॉपी 3 अथॉरिटीज को जमा करवाती थी। ये हर कंपनी ने जमा करवानी है रजिस्ट्रार को। इसका मतलब अगर पहले कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है तो उन अथॉरिटीज को जमा कराने की जरूरत नहीं है, ये भी याद रखना। अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो जब मीटिंग होने जा रही थी 21 दिन पहले, जब हमने मेंबर्स को जमा कराई थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी आप अथॉरिटीज को भी जमा कराओ, रजिस्ट्रार को या एससीसीपी को। याद रखोगे? है तो कोई बात तो नहीं की हुई वहां पे, कर लो तो आपकी मर्जी, कहीं लिखा तो नहीं हुआ। लेकिन जब मीटिंग हो जाएगी, होने के बाद हर कंपनी रजिस्ट्रार को जमा करवाएगी, स्वाय उस कंपनी के जिसका पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा ना हो और वो प्राइवेट ना, प्राइवेट उसके अलावा फिर वो करवाएगी। क्या ना बकवास कर रहा हूँ, नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। मैं यही बकवास कर रहा हूँ, ये जो अप्लाई होता है ये प्राइवेट कंपनी पे अप्लाई होता है, पब्लिक पे मेरे बच्चे वो करवाएंगी जमा हर सूरत में, नशे ही जाना है। ले बेटा, फाइलिंग ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट देखना था, कहता कि ये प्राइवेट कंपनी, याद है हमने एक कंपनी को छोड़ के आए थे, ये तो जनरल सी बात कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रोचे आपने फाइल करने थे रजिस्ट्रार को। कहता कि जिस जो तो वो कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा नहीं था, वो क्या करेगी? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के उसको ऑथेंटिकेट करके रजिस्ट्रार को जमा करवा देगी, और ये हो गया बस इसका। ये बल्कि है ही नहीं अब तो, बात यहाँ पे तो नहीं किताब के अंदर, तो ये तो नहीं है यार मालूम। तो पिछला ही पॉइंट है ना जो पहले हमने पढ़ा था, एफिडेविट राइट। ले बेटा नेक्स्ट आइएगा, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो, लिस्टेड कंपनी के लिए ऊपर रिक्वायरमेंट है कि वो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। एक कंपनी मेरे बच्चे उसका फाइनेंशियल बताओ कब से कब तक जा रहा है, कोई बता दो कुछ टाइम, कब से कब 12 महीने रखने हैं? 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और ये 1 जुलाई तो सर 31 दिसंबर, 30 जून। ये है क्या है सबने? ये नहीं कहा कि सर 30 जून है? 1 जुलाई 2024, 30 जून 2025। लो भैया, ये हमारा एक कैलेंडर ईयर आ गया, सॉरी फाइनेंशियल ईयर आ गया। मैं वो सोच रहा था ना, अच्छा मैं कहने लगा था कि गर्मी आप लोगों को भी लग रही है। निशान, जितनी बातें करते हो ना, अल्लाह करे कि आप लोग कामयाब भी हो जाए। और आपको पता है कि इंसान अपनी जुबान से मरता है। अगर बंदा जरा थोड़ा सा चीजों को कंट्रोल में रखेगा ना, तो कोई कमी बेशी हो भी जाए ना, कल कोई लोग इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन जो बंदा इतनी बातें कर रहा हो ना, और कल खुदा ना खासा कोई कमी बेशी हो जाए, तो फिर उससे अभी तक तो मैं तेरी इज्जत रखता आ रहा हूँ सारे मामला में। आइंदा अगर तू ये अगर 11वीं दफा भी इस क्लास में आके बैठा है, तो फिर मैं इज्जत नहीं रखूंगा। मजाक कर रहा हूँ, समझ गए होंगे ना आप? अब मैं फिर बातें करूंगा, मैं मेरे बच्चे टका के। इसमें से 9 दफा निकाल दीजिएगा, बीच में से 11 में से। ले बेटा, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंतहाई इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। कहते हैं कि अगर कोई कंपनी लिस्टेड हो तो जहां पे वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही होगी, वहीं पे वो क्या बनाएगी? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएगी। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो एक कंपनी जिसका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 30 जून को, 1 जुलाई से लेकर 30 जून, इसका मेरे बच्चे जो क्वार्टर का मतलब यहाँ पे 3 महीनों की बात हो रही होती है, जारी बात है। तो मेरे बच्चे इसका जो पहला क्वार्टर है वो कब एंड हो रहा होगा बोला? 30 सितंबर को यहाँ पे एंड होगा। सेकंड क्वार्टर मेरे बच्चे, Q1 और सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर 31 मार्च 2025, ये 31 दिसंबर 2024, और ये 30 सितंबर 2024। तो ये मेरे बच्चे हमारे आगे 3 क्वार्टर, ये है थर्ड क्वार्टर।
ये 3 क्वार्टर्स है। और यहाँ पे तो जाहिर बात है ईयर एंड हो जाएगा, तो यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो 3 क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अब मुझे ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है लिस्टेड कंपनी के लिए। ये जस्ट कंपनी ने प्रिपेयर करनी होती है, इसको प्रेजेंट नहीं करना होता, याद रखोगे इस बात को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिस्टेड कंपनी सिर्फ प्रिपेयर करती है, इसको प्रेजेंट नहीं करती। मतलब इसके लिए कोई मीटिंग नहीं बुलाई जाती जहाँ पे मेंबर्स के सामने रखते हैं, सिर्फ प्रिपेयर करनी होती है, तैयार करनी होती है। तैयार करके हम वेबसाइट के ऊपर रख देते हैं, कोई देखना चाहे तो देख ले, अगर कोई मांगना चाहे तो हम उसको कॉपी दे दिया करते हैं फिजिकल, अदरवाइज वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देती है। ये लीगल रिक्वायरमेंट बस इतनी ही है। अब मेरे बच्चे अगली बात आएगी, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कब करनी है। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो एक कंपनी जिसका एनुअल फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो, एनुअल फाइनेंशियल ईयर जब यानी कि फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा होता है, मुझे बताएं उसको फाइनेंशियल जो 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है, 120 दिन। उसको 120 दिन दिए जाते हैं 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। ऐसे ही मेरे अगर अज्यूम कर लो, अगर 12 महीनों के लिए उसको कितने महीने दिए जा रहे हैं प्रिपेयर करने के लिए, 3 महीने दिए जा रहे हैं, 4। अगर 12 महीनों के लिए 4 महीने दिए जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, खुद सोचे अगर 3 महीने हो तो उसको कितना टाइम देंगे। अगर वहीं से टाइम निकाला हुआ है इन्होंने, अलग नहीं रखा हुआ। ये जो पहला क्वार्टर होता है इसकी 3 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। कहता अगर 12 महीनों को हमने 4 महीने दिए हैं तो 3 महीनों को कितने देंगे, 1 महीना। तो 30 डेज के अंदर हमने क्या करना होता है, 30 डेज में पहला क्वार्टर जब एंड होगा उसके 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जो सेकंड क्वार्टर होता है इसमें जरा देखिएगा, सेकंड क्वार्टर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है मेरे बच्चे, वो बनाई जाती है 6 महीने की अक्यूमुलेटिव, यानी कि ये पिछले 3 महीने भी ऐड करने हैं और ये दोनों ऐड करके 6 महीने की यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी जो सेकंड क्वार्टर होगा बस उसके लिए। जब सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट 6 महीने की बनी है तो मेरे बच्चे मुझे बताएं प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम देंगे। 2 महीने, मतलब वही बात 60 दिन सादा अल्फाज में। अगर 12 महीनों को हमने कितने दिन दिए थे 120 दिन, तो 60 दिनों को कितने देंगे, 6 महीनों को कितने देंगे, 60 दिन। ये जो सेकंड क्वार्टर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी मेरे बच्चे, ये कब प्रिपेयर करनी है आपने, कितने अरसे में, 60 दिनों के अंदर। जो थर्ड क्वार्टर वो कहता है अगेन, ये जो थर्ड क्वार्टर होगा ये फिर 3 महीने का होता है मेरे बच्चे, ये अगेन 3 महीने का तैयार होता है। ये 9 महीने की नहीं बनाएंगे, 3 महीने की बनाएंगे, अगेन 3 महीने, तो फिर क्या होगा 30 दिन के अंदर। ये ध्यान रखना है मेरे बच्चे। फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाएंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी। और ये फर्स्ट क्वार्टर जब भी आपका एंड होगा उसके 30 दिन, सेकंड क्वार्टर जब भी एंड होगा उसके 60 दिन, और थर्ड क्वार्टर जब भी एंड होगा उसके 30 दिन हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। याद रखोगे मेरे बच्चे। अब जो पेपर उसका फेवरेट जो सवाल होता है वो ये होता है सेकंड क्वार्टर के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट बताओ। सेकंड क्वार्टर की क्या बताओ, ये तो हमने देख लिया मेरे बच्चे, कब कब प्रिपेयर करनी होती ये हमने देख लिया। अब अल्फाज देखना है क्या लिखा है, प्रिपेयर, एवरी लिस्टेड कंपनी शैल प्रिपेयर, एंड प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ आगे, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 डेज, वही बात फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर, और 60 डेज सेकंड क्वार्टर, 60 डेज। लो बेटा एडिशनल रिक्वायरमेंट ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात बताओ इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो सेकंड क्वार्टर की भी हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी मजीद कुछ रिक्वायरमेंट भी है। क्या रिक्वायरमेंट है सेकंड क्वार्टर की, कहता है एक तो सेकंड क्वार्टर की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये कम्युलेटिव होंगी, मतलब 6 महीने की होंगी। ये 3 महीने की होंगी, पिछले 3 महीने भी, और ये भी 6 महीने की बनानी है। और दूसरा जो सेकंड क्वार्टर होगा उसका आपने लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाना है। क्या करवाना है, लिमिटेड स्कोप, लफ्ज ऑडिट ही बोलना है इसके लिए। ये ना हो कि माशाल्लाह बड़ा पता नहीं लैब में चल रहे होते हैं ऑडिट करवाएंगे इसका, नहीं नहीं, इसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाएंगे। और वो जो रिव्यू होगा उसमें वो किसके मुताबिक होगा, वो जो आई कैप की रिकमेंडेशन होंगी उसके मुताबिक एससीसीपी अप्रूव करेगा, जिसके मुताबिक हम क्या करेंगे उसका लिमिटेड स्कोप रिव्यू करेंगे। याद रखोगे। तो मैं बच्चों को बता रहा हूँ यहाँ पे आई कैप का नाम आया हुआ है, इसलिए आई कैप क्या करता है, इसको अक्सर टेस्ट करता है। तो ये मेरे बच्चे याद रखिएगा आप। कहते हैं कि पोस्टेड ऑन वेबसाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, कहते हैं ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये सिर्फ क्या करनी है, वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करनी है, लेकिन जो अथॉरिटीज हैं उसको इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना है। वो जो दूसरी स्टेटमेंट थी अगर आपको याद हो, वो तो हम अथॉरिटीज को 3-3 कॉपीज वैसे भी भेजा करते थे जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहते हैं इसको 3 कॉपीज वगैरह भेजने की जरूरत नहीं, इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली एक एक कॉपी उनको भेज दो, क्योंकि ये नहीं कहना सर हमने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया वहां से जाकर डाउनलोड कर लो। अथॉरिटीज हैं वो तमीज के साथ, उनको एक एक कॉपी भेज दो, बाकी मेंबर्स के लिए क्या कर दो, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर। याद रखोगे मेरे बच्चों। एक्सटेंशन टाइम फॉर फर्स्ट क्वार्टर, अब ये भी मेरे बच्चे थोड़ा सा समझने वाला है, अज्यूम कर लो इसी के ऊपर वापस आते हैं।
हमारी कंपनी का फाइनेंशियल कब एंड होता है मेरे बच्चे? 30 जून को, ऐसे ही ना बच्चे? 30 जून को यहाँ पे हमारी कंपनी का फाइनेंशियल एंड होता है। अच्छा, ये जो पिछला साल चला आ रहा था, ये कब एंड हुआ था? 30 जून 2024। 30 जून 2024 को एंड हुआ था। मुझे बताओ इसके 120 दिन कहाँ तक बनते हैं? जो पिछले साल की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी थी, ये जो पिछला साल चला रहा था, इसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करनी थी, इसके 120 दिनों में करनी थी ना, वो कब तक बनते थे बोला इसके? मान लो 29 अक्टूबर, काउंट कर लीजिएगा आप, जो भी बनता होगा। 29 अक्टूबर 2024, ऐसे में रोचो। और जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हो रहा था वो कब हो रहा था बोला? 30 सितंबर। यानी कि जो पहला क्वार्टर और जो पिछले ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने तैयार करनी है, ये तकरीबन साथ साथ चल रही होती है, ये साथ साथ ही तैयार होनी है। अब कानून कहता है ये जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इनको तैयार करने में आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ना मिलती है स्वाय पहले क्वार्टर के। और पहले क्वार्टर की मेरे बच्चे वो भी तब मिलेगी अगर आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, अगर आपने वो तैयार करने के लिए अगर 30 डेज की एक्सटेंशन ले रखी है, तो इसके लिए भी 30 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी। वो भी अगर आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के लिए 30 डेज की एक्सटेंशन नहीं ली, तो पहले क्वार्टर की भी आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। क्योंकि एक कंपनी जो साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं कर पाई अभी तक, आपको लग रहा है बेचारी वो साल छोड़ के वो क्वार्टरली की तरफ चल पड़ी होगी और तैयार कर ली होगी? नहीं, इसलिए उसको मोहलत दे दी गई। अगर आपने पहले जो जो पहले क्वार्टर की एक्सटेंशन मिल जाएगी 30 डेज की, और ये किससे मिलेगी बोला? ऐसे क्योंकि बनाती कौन है? लिस्टेड कंपनी, इसमें रजिस्ट्रार होता ही कौन है? ऐसे ना मेरे। तो ये पहले क्वार्टर की अगर एक्सटेंशन ली होगी तो 30 डेज की आपको, सॉरी, अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपने एक्सटेंशन ली होगी तो पहले क्वार्टर में आपको क्या होगी? उसकी 30 डेज की एक्सटेंशन मिल जाएगी। याद रखोगे मेरे बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नहीं बेटा, डिस्पैच टू मेंबर ऑन रिक्वेस्ट, वही बात है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर कोई मेंबर फरमाइश करे तो उसको डिस्पैच कर दी जाती है, अदरवाइज मेरे बच्चे इनको डिस्पैच करने की जरूरत नहीं होती। तो बेटा, सिंडिकेटेड क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन है सिंडिकेटेड करेगा? कहते हैं वही सेम लोग जो एनुअल को करते हैं। जब मुझे बताओ कौन करेगा? और सीएफओ भी, क्योंकि बनाना किन्होंने? लिस्टेड ने। इसलिए 3 लोगों के साइन बाय डिफॉल्ट इसके ऊपर आने हैं, ये याद रखना है मेरे बच्चे। लो बेटा, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कहते हैं कि अगर कोई कंपनी होल्डिंग हो, अगर कोई कंपनी होल्डिंग हो और होल्डिंग की मेरे बच्चे सब्सिडरीज, एक हो, दो हो, तीन हो, जो भी हो, तो होल्डिंग कंपनी जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी, कानून कहता है ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये जो सब्सिडरी हैं इनको भी कंसोलिडेट करेगी। यानी कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना किसकी जिम्मेदारी है? होल्डिंग की। वो सब्सिडरी के लिहाज से, अगर सब्सिडरीज है, अगर एसोसिएट है तो उसकी बात फिलहाल यहाँ पे नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है? सब्सिडरीज की। हाँ, ठीक। लेकिन हर एसोसिएट सब्सिडरी तो नहीं ना होती, इसलिए हमने कहा कि सब्सिडरी, जो एसोसिएट में सब्सिडरी हो उसको कंसोलिडेट करना है। ठीक हो गया? थोड़ा याद रखोगे इस बात। ये किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने वो करना है, ग्रुप बनानी है? एक होल्डिंग अपनी सब्सिडरीज को इकट्ठा करके ग्रुप बनाएगी। बेटा, ये बात यहाँ पे बस लिख रखे इसमें, सारी बात है जो फिर रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो ये जनरल बातें। बेटा, एक्सेप्शन है अबाउट रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू प्राइवेट कंपनी। देखो यहाँ पे ये नहीं कर रखा लिस्टेड होल्डिंग हो, फलानी हो। हर होल्डिंग कंपनी जिसकी सब्सिडरी है उसने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी। लेकिन कहते क्या करे, एक ऐसी कंपनी है वही माड़ी वाली, इसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है ही नहीं, तो फिर उसको नहीं। अच्छा देखो, ये है होल्डिंग, ये है सब्सिडरी, दोनों गरीब हैं, दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है। अगर होल्डिंग गरीब है, अक्सर औलाद अमीर होती है मेरे बच्चे, तो फिर याद रखना, जो अगर इसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हुआ, 1.1 मिलियन, तो फिर होल्डिंग फंस गई। अब उसको क्या करना पड़ेगा? गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। याद रखोगे? तो दोनों का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम हो, यानी कि वहां तक हो। अगर किसी एक का भी बढ़ गया तो फिर वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। ठीक हो गया? तो बेटा, एडिशनल इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहता है कि वे द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडी। अब जरा इसको देखिएगा मेरे बच्चों, ये है हमारी होल्डिंग, उसका साल शुरू हुआ मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, ये होल्डिंग है। साल 2024, साल 2025 अज्यूम कर लो। हमारी जो सब्सिडरी है उसका साल जो शुरू होता है सब्सिडरी का, वो होता है मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2024
24, 31 दिसंबर 2000, सॉरी 24, ठीक हो गया। ये हमारी सब्सिडरी का साल है। कहता है कि अगर सब्सिडरी का साल होल्डिंग के साल से 90 दिन से ज्यादा प्रीसीड कर रहा, मतलब पहले खत्म हो रहा, चलो इसका साल यहां पे खत्म हो रहा है और यहां पे सब्सिडी का साल खत्म हो रहा है, क्या सब्सिडी का जो साल एंड हो रहा है होल्डिंग के साल से 90 दिन से पहले एंड हो रहा है? बिल्कुल, 90 दिन से ज्यादा फर्क है। अब अल्फाज देखना, कह रहे विद द फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए सब्सिडरी, प्रीसीड होता है पहले आना, प्रीसीड कर रहा हो द डे ऑन विद द होल्डिंग कंपनीज फाइनेंशियल ईयर बाय मोर देन 90 days, सच सब्सिडरी शैल मेक इंटरम क्लोजिंग। अब वो क्या करेगी? अब ये फाइनेंशियल, यहाँ पे ये सब्सिडी क्या करेगी, यहाँ पे फाइनेंशियल डेट में बनाएगी अपनी एनुअल, और यहाँ पे क्या करेगी, होल्डिंग अपनी फाइनेंशियल डेट में बनाएगी एनुअल। अच्छा, ये तो अपनी एनुअल यहाँ पे बना के आगे जा रही होगी कंपनी, आगे जा रही होगी, आगे जा रही होगी, जब यहाँ पे पहुंचेगी ना इसके साथ, यहाँ पे इसको पकड़ लिया जाएगा, भाई रुक तो रुक, यहाँ पे अपनी इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के जा। मतलब यहाँ पे एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, कहां से लेके, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक है, याद रखोगे। इसको बेचारी को 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ रही है, लेकिन ये कब से कब तक बना रही होगी, 1 जुलाई से 30 जून तक। यहाँ पे रुको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो, किस मकसद के लिए, ताकि होल्डिंग कंसोलिडेट बना सके, याद रखोगे मेरे बच्चों। तो इस तरह, हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे सर 90 दिन से कम क्यों नहीं, अगर 90 दिनों से कम हो मेरे बच्चे, उसमें तो फिर आपको पता है 120 दिन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने थे, फिर तो वो कर लेते हैं, एडजस्ट कर लिया करते हैं उसको, याद रखोगे मेरे बच्चे। अगर 90 दिनों से ज्यादा हो तो फिर जो सब्सिडरी है वो होल्डिंग के साल के ऊपर एक इंटरम क्लोजिंग क्या करेगी, रुकेगी, 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देगी और फिर आगे चल पड़ेगी, जब उसका साल एंड होगा फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी, याद रखोगे मेरे बच्चों। क्या होती है, कुछ जो मैंने बता दी वो बता दी। साल के दौरान वो अपने इंटरम क्लोजिंग का मतलब ये नहीं कि 6 महीने की है, इंटरम क्लोजिंग का मतलब ये है वो अपने साल के दौरान रुके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रही है। एक डिविडेंड था जो एनुअल था, जो साल के आखिर पे था, एक इंटरम था साल के दौरान कोई काम किया जा रहा हो, इसको सिर्फ इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए कहा जा रहा है ये साल के दौरान बनाई जा रही है। बेशर्मा, इसका ये मतलब नहीं कि वो 6 महीने की बना रहा है, खुद मान गया कहता कौन सा बड़े कोई 10-12 साल पुराने के सर आपने झूठ बोला, 10-12 साल तो नहीं मैंने बोला, बहुत पुराने, इसका मतलब हम यही अज्यूम करेंगे ना, टाइम तो बताया नहीं आपने। होल्डिंग तो पहले रुकी हुई है मेरे बच्चे, उसका साल एंड हुआ, होल्डिंग पहले रुकी खड़ी है यहाँ पे, ये जा रही थी बाकी, इसको रोका, रोको 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 रोको, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके दे, फिर आगे चल पड़ेगी ये, फिर अगले साल जाके फिर होल्डिंग रुकी होगी वहां, फिर ये जारी होगी पास, इसको रोक के कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे, करते जाए ऐसे ही फिर। लो बेटा, लो देखिए, ऑडिट कहता है कि एवरी ऑडिटर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी, कहता है कौन सा ऑडिटर इन, क्या ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट होगा, पक्की बात है। कहता कौन करेगा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होगा वही मेरे बच्चे ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करे, क्या रखोगे, छोटी छोटी बातें अहम है मेरे बच्चे। जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होगा वही ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी ऑडिट करेगा। तो बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ सर्टेन मटेरियल इन्फॉर्मेशन, कहता अगर सब्सिडी के अंदर कोई बड़े अहम मामला हो जो डिस्क्लोज करने की जरूरत है, वो होल्डिंग जब वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही होगी ना, तो सब्सिडीज के वो अहम मामला ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर भी डिस्क्लोज करेंगे, जो आईएफएसएस के मुताबिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो वहां पे भी आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आपने देने हैं। ऑथेंटिकेशन कौन करेगा ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट, अच्छा बताओ कौन करेगा ऑथेंटिकेट, जो इंडिविजुअल को करता है, अब मुझे बताओ कौन करेगा, डायरेक्टर, चीफ एग्जेक्टिव, हाँ यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड दोनों हो सकती, ये ना करें कि पक्की बात है सर लिस्टेड वो सीएफओ होगा ही होगा, ले बेटा, ये इसको बोलो रिलैक्सेशन, ऊपर की रिक्वायरमेंट ऐसे से भी चाहे तो रिलैक्सेशन भी दे सकते हैं, पेनल्टी बढ़ेगी लेवल 2 की। तो बेटा, फाइनेंशियल ईयर होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी, अब अगली बात, अब आपका वो जो टेंशन खत्म करने लगा वो, सर ये क्या है, हर साल ऐसे ही करेंगे, एक कंपनी जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग है उसका फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, और एक सब्सिडी बेचारी जिसका ईयर यहाँ पे एंड हो रहा है, 90 दिन से ज्यादा फर्क है, और ये बेचारी हर दफा जाते जाते यहाँ पे क्या करेगी, वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ा के दिया करेगी होल्डिंग के साल के लिहाज से,
जो होल्डिंग का साल एंड हो रहा होगा उतने साल की ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करके दिया करेंगे। ये हर साल का पंगा, खत्म नहीं हो सकता, कहता हो सकता है। फिर मेरे बच्चे होल्डिंग कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो सब्सिडरीज हैं उनके साल होल्डिंग के साल के साथ कोइंसाइड करें। अगर नहीं हो रहे तो अप्लाई करेंगे और परमिशन ले लेंगे और साल को चेंज करके एक्सटेंड करवा लेंगे। यानी कि साल यहाँ पे एंड होता है ना, तो ये जाके कंपनी को कहेंगे सर इसको ऐसा करें, ये पक्का पक्का हर दफा का रौला खत्म करवाए, इस साल ये 12 महीने की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना बनाए, 18 महीने की बना ले या 15 महीने की 16 महीने की बना ले, हमारे साल के साथ एंड कर ले, फिर उसके बाद ये इसी तरह हमारे साथ ही एंड कर लिया। तो इस तरह एक्सटेंशन मांग सकते हैं आप लोग जाके कि साल 12 नहीं बल्कि जो इतना भी फर्क है 90 दिनों से ज्यादा का, वो फर्क भी बीच में इस दफा अलाउ कर दे। ये कंपनी क्या करेगी, उतने महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेगी, 12 से ज्यादा की जो भी है। इस साल में एक्सटेंशन देते, उसके बाद फिर 12 महीने हर साल हमारे साथ एंड कर लिया। तो ये मेरे इजाजत है। द बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी शैल इंश्योर, ये ध्यान रखना, ये कौन देखेगा, ये होल्डिंग कंपनी के बोर्ड की जिम्मेदारी है इस बात को इंश्योर करना, एक्सेप्ट वेयर इन देयर ओपिनियन, हर कोई जेन्युइन रीजन हो, यानी कि सेक्टर डिफरेंट है, कोई एक बैंकिंग सेक्टर में है, एक टेक्सटाइल में है, वहां पे दोनों में डिफरेंस हो, वैसे ही सालों के लिहाज से वहां पे तो जारी बात पॉसिबल नहीं होगा। यार होगा फैसिलिटी बाय द कमीशन, कमीशन क्या करेगा, आपको फैसिलिटेट करेगा। फॉर द अबाउट द कमीशन में फैसिलिटेट है होल्डिंग कंपनी सब्सिडी बाय एक्सटेंडिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑफ एनी सच कंपनी। एक साल एक कंपनी को कह देगा आप ऐसा कर लें, अपना साल एक्सटेंड कर लें, यानी कि साल 12 महीने नहीं, आप 12 से ज्यादा महीनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लें, ताकि उसके बाद आपकी होल्डिंग और सब्सिडी का साल क्या हो जाए, मैच कर जाए। और अदर रिलैक्सेशन, जब जारी बात है, जब एक्सटेंशन देगा साल की, तो वहां पे कोई एजीएम, सर फिर उसकी एजीएम का क्या बनेगा, कहता बेशर्मा जब इतनी बड़ी इजाजत दे दी, एजीएम रहेगी बीच में, वो भी एक्सटेंड कर लो। देखो ना इस कंपनी के साल यहाँ पे एंड हुआ कर 120 दिनों में वो क्या करती थी, एजीएम करवाती थी। अब हमने इस सब्सिडी के साल को जाके होल्डिंग के साल से मिला, हमने कहा कि सर वो जो 120 दिनों में एजीएम करनी थी वो कहता वो भी एक्सटेंड होगी, सारा कुछ एक्सटेंड हो गया। लोड डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस इंतहाई अहम मेरे बच्चों, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अब अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंबर्स को भेजते हैं तो साथ क्या लगा होता है, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, और अगर लिस्टेड हो तो साथ चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट। अब डायरेक्टर्स की रिपोर्ट मेरे बच्चे जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले तरह देखिएगा, कहता है ये कौन सी कंपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट बना के जमा करवाएगी, कहता है हर कंपनी स्वाय मेरे बच्चे ऐसी कंपनी जिसका प्राइवेट कंपनी और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो, याद रखोगे, और उस प्राइवेट कंपनी का किसी भी पब्लिक कंपनी के साथ कोई ताल्लुक ना हो, याद रखोगे इस बात को। कौन सी कंपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तैयार नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी ना हो और उसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा ना हो। अब जब डायरेक्टर्स की रिपोर्ट तैयार करेगी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस भी मेरे इसी तरह, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस क्या होता है कि आपने सारे लीगल रिक्वायरमेंट पूरी की है, उसकी एक स्टेटमेंट तैयार करके वो भी जमा करें। उसके बाद आ जाती है कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट। डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के जो कंटेंट्स हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड किए गए। एक है मेरे बच्चे मिनिमम कंटेंट्स, ये हर कंपनी जिसने बनानी है डायरेक्टर्स की रिपोर्ट ये उसमें आएंगे। उसके बाद आ जाएंगे एडिशनल कंटेंट, ये हर पब्लिक कंपनी की उसमें आएंगे मेरे बच्चे, यानी कि प्राइवेट अगर कोई कंपनी है वो सिर्फ यहां तक रुक जाए, इट्स ओके, लेकिन अगर कोई कंपनी पब्लिक है तो वो मिनिमम के साथ ऐड क्या करेगी, एडिशनल कंटेंट भी। और अगर कोई कंपनी मेरे बच्चे लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी मेरे बच्चे आखिर पे एक बिजनेस रिव्यू सेक्शन है वो भी ऐड करेगी, तो इसमें ये भी आ जाएगी। यानी कि लिस्टेड कंपनी अपने डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में कंटेंट्स यहां तक ऐड करेगी। इसमें 2 हैं, इसमें 12 हैं, वैसे कह रहा हूं इसमें 5 है, अज्यूम कर लो, ये कंटेंट्स भी उन्होंने खुद बता रखे। तो लिस्टेड कंपनी है तो एक्चुअली ये 17 19 कितने 19 ही 19 कंटेंट्स ऐड कर रही होगी। अगर कोई लिस्टेड के अलावा पब्लिक कंपनी है तो वो क्या कर रही होगी, 14 ऐड कर रही होगी। अगर पब्लिक नहीं है, कोई प्राइवेट कंपनी है, वो सिर्फ ये 2 कंटेंट ऐड कर, याद रखो। अब जरा सबसे पहले देखिएगा मिनिमम कंटेंट क्या है, 2 नहीं है, पहले 3 है माजे। तो मिनिमम कंटेंट्स क्या होंगे मेरे, अगर तो कहता है कि कंपनी प्राइवेट है और साथ कोई दूसरी कंपनी है, ये सादा अल्फाज में ये कंटेंट्स तो हर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में आएंगे। कौन कौन से, एक तो कंपनी के फेस के बारे में बताओ, अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो प्रॉफिट में से कितनी अमाउंट डिविडेंड के तौर पे रिकमेंड की गई है उसकी डिटेल बताओ। अगर हम कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से कितना पैसा रिजर्व में रख रहे हैं, कौन से रिजर्व में रख रहे हैं, इसकी डिटेल बताओ। तो ये इससे तसल्ली हो जाएगी डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है बोला, कहता है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं हर शेयर होल्डर को समझ नहीं आती, क्योंकि इसमें इसका नॉलेज होना जरूरी है। जो कॉमर्स है, कई लोग बेचारे ये कॉमर्स का नॉलेज नहीं रखते, तो ऐसे लोगों के लिए उनको फैसिलिटेट करने के लिए शेयर होल्डर्स को हम क्या बनाते हैं, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट।
डायरेक्टर अल्फाजों के अंदर कंपनी के मामला बता रहे होते हैं, जैसे कंपनी के टोटल जो मामला हैं, अफेयर्स, उसके जो भी इस तरह की मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। उसके बाद अब प्रॉफिट का क्या किया वो। उसके बाद एडिशनल कंटेंट, ये किसके लिए है? ये पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, ये उसके लिए भी। यानी कि जो एडिशनल कंटेंट है सिर्फ वो कंपनी ऐड करेगी जो पब्लिक है, या ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की सब्सिडरी है। ये मेरे बच्चे कौन कौन से हैं? कहता है कि नेम्स ऑफ द पर्सन हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, बट यानी कि इस साल में जो कंपनी के लोग डायरेक्टर हैं उनकी डिटेल, जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज इस साल के अंदर डेवलपमेंट हुई है, परफॉर्मेंस हुई है, वो भी बताओ। जो जो प्रिंसिपल रिस्क है कंपनी के ऊपर, कोई है इस तरह के, कोई केसेस कोसेस बने हुए हैं, उसकी डिटेल भी बताओ। अगर मान लो अच्छा इसको जरा देखिएगा, खैर ये वो वाला पॉइंट है। ये अगर कहता है कि अगर कंपनी की सब्सिडीज वगैरह हैं उनके अंदर कोई मेजर चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में बताएं, और कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू। अच्छा, ऑडिटर ने अगर अपनी रिपोर्ट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन दी थी, होता है ना, ऑडिटर कोई एतराज उठाता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, उस एतराज को अपनी रिपोर्ट के अंदर क्या करो, एक्सप्लेन करो, उसकी वजाहत भी दो। और जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न है उसका भी बताओ। पैटर्न होता है वो डिटेल बताते हैं, कंपनी के कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं, कितनी कितनी शेयर होल्डिंग है उनकी, इंस्टीट्यूशनल कितने हैं, गवर्नमेंट्स के कितने, वो सारा लिखा आ रहा होता है। उसको कहते हैं शेयर होल्डिंग की पैटर्न, वो भी बताओ। और अगर हमारी कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी है, वो किसी और मुल्क की है, तो उस मुल्क का नाम भी बताओ, और हमारी अर्निंग पर शेयर क्या है, और अगर लॉस आए साल में तो लॉस की वजूहत बताओ, और क्या आगे कोई चांसेस हैं प्रॉफिट के। और इंफॉर्मेशन दो अगर कोई कंपनी ने कोई लोन वापस नहीं किया। ये बुरी बात होती है अगर कोई कंपनी लोन वापस ना करे, डिफॉल्ट होता है, क्योंकि इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर कंपनी ने लोन वापस नहीं किया तो क्यों वापस नहीं किया, उसके रीजन भी बताओ। क्या कंपनी ने इतने मुनासिब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल लगाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई फ्रॉड ना हो सकता हो, वो भी डिटेल बताओ। और कंपनी अगर ये तरह वो पॉइंट है, यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, तो कंपनी ने कब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है बोला? 120 दिन में, ऐसे ही ना मेरे अच्छे। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी इनमें कहां तक की डिटेल आनी है? मान लो कि कंपनी का फाइनेंशियल एंड होता है 31 दिसंबर को, तो कहां तक डिटेल आ रही होगी? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। फाइनेंशियल बननी बनेगी चाहे 120 दिनों में, आगे जाके मान लो कि 28 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 28 अप्रैल को अज्यूम कर लो हम बनाते हैं, यहाँ प्रेजेंट करते हैं फिलहाल। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहां तक की इंफॉर्मेशन आ रही होगी? 31 दिसंबर तक। अच्छा, जब ये एजीएम होगी इस तारीख को, इसके कितने दिन पहले हमने नोटिस भेजा होगा? 21 दिन पहले। जब 21 दिन पहले हमने नोटिस भेजा होगा, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी भेजी होंगी, साथ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट भी लगी होगी, पक्की बात है। ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट यहीं पे कहीं पे बनी होगी इन दिनों के करीब, जब हमने मेंबर्स को भेजी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है ईयर एंड होने से लेकर डायरेक्टर्स की रिपोर्ट जिस दिन बन रही थी उस दिन तक के जो ये यहाँ पे कोई इस तरह के वाकयात हुए हों, मामला हुए हों जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर नहीं हुए हुए, वो अपनी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में बताओ। यार रोको मेरे ये एनी ये वाला पॉइंट है। अदर इंफॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है। अथेंटिकेशन कहता है कौन अथेंटिकेट करेगा बोर्ड की इस रिपोर्ट को? कहता है कि साइन बाय द बोर्ड एंड सॉरी अप्रूव बाय द बोर्ड, और साइन कौन करेगा? चीफ एग्जीक्यूटिव एंड कौन साइन करेगा? और ये ना कहना ये कोई लिस्टेड कंपनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, इसको यही लोग साइन करेंगे। उसने कह दिया ना लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है, कौन साइन करेगा? फिर वही माशाल्लाह हमारा वो जाग जाने सारे के सारा नॉलेज। उन्होंने कहना कौन करेगा? डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव और सीएफओ। लिस्टेड है ना, वही ध्यान तो दे लो, वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट की बात करें, याद रखोगे इस बात को। जेड़ा बिजनेस रिव्यू सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, सॉरी डायरेक्टर्स की रिपोर्ट। अच्छा, इसमें बिजनेस रिव्यू सेक्शन में जरा देखिएगा, ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के मामले में शामिल होगा। अगर कोई कंपनी लिस्टेड ना हो तो मेरे से उसके अलावा ये चीजें शामिल नहीं होगी, जारी बात है। अगर कोई यानी कि कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है अदर देन लिस्टेड, वो पीछे वहीं तक रुक जाएगी, लिस्टेड ये भी शामिल करेगी। अब इसमें मेरे बच्चे बड़ी अब देखो एक चीज इसको पढ़ते हुए, लिस्टेड कंपनी एक बड़ी कंपनी होती है, हमेशा बच्चों को बताता हूँ। इस कंपनी का बड़े लेवल पे इंपैक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर, और इन्वायरमेंट भी इसको बड़े पैमाने पे इस पे मेरे बच्चे असरअंदाज होता है। 2 पॉइंट तो इसी चीज के हैं कि वो फैक्टर्स बताओ, वो सारे फैक्टर्स बताओ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट के अंदर, वो सारे फैक्टर्स बताओ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में, वो मेन ट्रेंड्स एंड फैक्टर्स जो इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, जो हमारी डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। या मेरे बच्चे वो कंपनी मान लो इंपैक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस ऑन द इन्वायरमेंट, यानी कि कंपनी का इन्वायरमेंट के ऊपर, और इन्वायरमेंट का जो पहला पॉइंट है वो इन्वायरमेंट का कंपनी के ऊपर है। और उसके बाद मेरे बच्चे
कहता है एक्टिविटीज जो भी कंपनी ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड इस साल में परफॉर्म की है उनकी डिटेल में, यानी कि कंपनी लोगों की फलाह बहबूद के काम भी करती है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो जो भी फलाह बहबूद के आपने काम किया उनकी डिटेल भी बताएं, किन किन लोगों के लिए क्या किया, पानी के लिए कोई पानी की सहूलत दे दी हो, कोई सड़कें बनवा दी हो, या कोई हॉस्पिटल खोल दिए हो, या कोई स्कूल कॉलेज बना दिए हो, उसकी डिटेल भी बताओ। और एंड डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्पेक्टर ऑफ एजुकेशन, क्या डायरेक्टर ये भी बताएंगे कि इतने मुनासिब इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं कि किसी तरह का कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो सकता हो। और आखिर पे अगर मान लो कि इस साल प्रॉफिट आया हुआ, डिविडेंड नहीं दिया तो उसकी वजूहात भी बताओ। ये 5वां पॉइंट अभी ऐड किया उन्होंने कि प्रॉफिट हो डिविडेंड नहीं दिया तो उसकी वजूहात भी बताएं। याद रखोगे मेरे बच्चे, ये बिजनेस रिव्यू सेक्शन है इसका। तो बेटा आखिरी बात आ गई इसकी, एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न क्या होता है मेरे बच्चे? ये कहता है एक डॉक्यूमेंट है। एनुअल रिटर्न क्या है? जस्ट एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है मेरे बच्चे? इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के जितने बड़े हैं उनकी डिटेल्स आ रही होती है। कोई मान लो कि रजिस्टर ऑफिस के मामला आ रहे होते हैं, शेयर्स के मामला आ रहे होते हैं, इस तरह की चीजें हैं कुछ। ये हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। एनुअल रिटर्न क्या होती है मेरे बच्चे, इसको देखिएगा। कहता है कि इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी कि समरी है, एक थोड़ा सा खाका है किसका, जनरल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में। कहता है कि और ये किस दिन तैयार की जाती है, अबाउट ए कंपनी एज ऑन स्पेसिफिक डेट। अभी हम देखेंगे ये तैयार किस दिन की, ये स्पेसिफिक डेट का खाका है कंपनी का, एक खास दिन के ऊपर। जैसे वो फाइनेंशियल वो बनाते हैं ना बैलेंस शीट, एज ऑन इस दिन ये कंपनी के बैलेंसेस हैं, यही दिखा रहे होते हैं ना। ये भी बच्चे खास दिन के ऊपर हम कंपनी का खाका दे रहे होते हैं कि ये मामला हैं आज के दिन के ऊपर कंपनी के। और वो क्या है मेरे बच्चे, किसके बारे में? कह रहे डिटेल बताई जा रही थी, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चीफ सीएफओ, सेक्रेटरी, लीगल एडवाइजर, ऑडिटर, रजिस्टर्ड ऑफिस मेंबर्स और शेयर कैपिटल के बारे में। इन लोगों के बारे में ये मेरे बच्चे एनुअल रिटर्न तैयार की जाती है। याद रखोगे इन चीजों के बारे में एक समरी सी होती है इसके अंदर। अब ये याद रखना आपने, एनुअल रिटर्न किसके बारे में, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कह रहा हूँ कि अब यानी कि उस तरह इतना टेस्ट नहीं हुआ हुआ, कहीं एक आध दफा आ गया होगा। ये कल देखेंगे जब 2-3 अटेम्प्ट्स के सवाल करेंगे, देखेंगे फिर क्या आया क्या नहीं आया। 3 अटेम्प्ट्स मैंने इसीलिए रखी थी क्योंकि जो इन 3 अटेम्प्ट्स में आपको टॉपिक नजर आ रहे होंगे ना, इनके सिर्फ 10% चांसेस होंगे दोबारा आने के। 90% चांसेस यही है कि पिछले 3 अटेम्प्ट्स के टॉपिक छोड़ के कुछ और आएगा। अब ये नहीं कि इसको छोड़ ही दें, आप रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं कि जो पिछले 3 अटेम्प्ट्स में उसने टॉपिक टेस्ट किए होते हैं वो दोबारा टेस्ट नहीं कर रहा होता। लेकिन थ्योरी के पेपर की बात कर रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस। ये नहीं कि न्यूमेरिकल में अकाउंटिंग में होते ही 8-10 कॉन्सेप्ट है, 7-8 सवाल आने होते हैं। आप कहेंगे लास्ट टाइम फाइनल कौन भी आ गया, कंसोलिडेशन भी आ गई, ये भी आ गई, इस दफा नहीं आएगी। सर ने यही बोला था उसमें तो आता ही है, लास्ट टाइम इनकम का न्यूमेरिकल आ गया था, सेल टैक्स का आ गया था, इस दफा नहीं आना। नहीं बेटा, अब डेट ऑफ एनुअल रिटर्न कहता है ये जो एनुअल रिटर्न है मेरे बच्चे ये किस दिन तैयार करनी है। ये हम तैयारी की बात करने लगे, यहाँ ध्यान रखना मेरे बच्चे, ये तैयार प्रिपेयर, ये जो एनुअल रिटर्न किस दिन प्रिपेयर करें। इसके बाद हम फाइलिंग की भी बात करेंगे, ये जमा कब करवानी है। कहता है कि द एनुअल रिटर्न इज प्रिपेयर्ड as on the date of the annual general meeting where no such meetings held or if held is not concluded on the last day of the calendar year। कहना क्या जा रहा है, कहता है जिस दिन आपकी एजीएम होती है उसी दिन मेरे बच्चे हम क्या तैयार करते हैं, एनुअल रिटर्न। सेम डेट के ऊपर उसी दिन हम एनुअल रिटर्न तैयार करते हैं। कहता मान लो किसी वजह से इस साल में एजीएम नहीं हो रही, कोई भी वजह आपने नहीं करवाई एजीएम, तो फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे ये एजीएम किस साल में हो रही थी, उस साल का जो आखिरी कैलेंडर ईयर, मान लो कि कैलेंडर ईयर के लिहाज से जो आखिरी दिन होगा, जैसे मान लो ये एजीएम हमारी होनी थी जून में, 30 जून को हमारा ईयर एंड था, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में मेरे से जाके हमारी कहीं एजीएम होनी थी, नहीं हुई, तो 31 दिसंबर को हमने क्या करना है, ये एनुअल रिटर्न तैयार करनी है। अक्टूबर 2024 को मीटिंग होनी थी, 10 अक्टूबर 2024 को मीटिंग होनी थी, नहीं हो सकी, तो 31 दिसंबर 2024 को आपने क्या करनी है, एनुअल रिटर्न तैयार करनी है। अगर एक कंपनी है उसका जो एजीएम होनी थी मान लो वो होनी थी 31 मार्च को, नहीं हो सकी, तो 31 दिसंबर को ही जाके आपने क्या तैयार करनी है, एनुअल रिटर्न तैयार करनी है। ये ना कहना कि सर इतने महीने वेट करें, करना है। क्या रखोगे मेरे से, ये नीचे बड़ी जबरदस्त एग्जांपल दे रखे हैं, इसको कर लीजिएगा वहां पे, ये वाले डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न इज प्रिपेयर्ड, और ये हमने यही डिस्कस किया, ये एग्जांपल देख लीजिएगा मेरे से। रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफाइड फॉर्म, कहते हैं ये जो एनुअल रिटर्न हम किस तरह जमा कराते हैं, इसके लिए फॉर्म्स हैं। कह रहा फॉर्म यूज करेंगे, अगर तो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल फॉर्म ए के मुताबिक एनुअल रिटर्न बना के जमा कराएगी, और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो फॉर्म बी इस्तेमाल करेगी।
उसके बाद कह रहा है कि टाइम लिमिट कब तक जमा करवाने थे, 15 दिन के अंदर। अच्छा वो एक्सटेंशन सॉरी 30 दिन के अंदर। कहते हैं एनुअल रिटर्न शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज ऑफ द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। यानी कि अगर आज एजीएम हुई है, इस एजीएम में आपने प्रिपेयर की है और अगले 30 दिन के अंदर आपने इसको जमा करवा देना। कहता है अगर ना करवा पा रहे हो तो फिर आपको 15 दिन की एक्सटेंशन भी मिल सकती है। बेटा रिकॉर्ड इन रजिस्टर्स, कहता है ये जितने भी पर्टिकुलर्स होंगे एनुअल रिटर्न के, आपने एक रजिस्टर भी मेंटेन करना है इसका रिटर्न का, जिसमें ये सारा रिकॉर्ड जमा करवाएंगे। अगर अगली बात आ गई, कहता है सर पिछले साल की तरह की ही एनुअल रिटर्न इस साल भी है हमारी, उसमें चेंज ही नहीं कोई भी, तो फिर भी बनाए या सर वो रहने दें, क्योंकि कोई चेंज है नहीं चीजों में जिनके बारे में एनुअल रिटर्न बनानी है। सर उन चीजों में कोई चेंज है ही नहीं, तो सर रहने दें एनुअल रिटर्न। वो कहते नहीं, अगर अज्यूम कर लो, अगर तो आप कंपनी हो सिंगल मेंबर या प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अ कैपिटल नॉट मोर देन 3 मिलियन, फिर तो आप तैयार ही ना करो। यानी कि इनको तो फिर एनुअल रिटर्न अगर पिछले साल की तरह की ही है, इस साल इनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है इन दो कंपनियों को। लेकिन अगर इसके अलावा कोई कंपनी हो, वो फॉर्म सी के ऊपर कम्युनिकेट कर देगी कम से कम कि सर लास्ट टाइम वाले ही मामला थे, तो हम फॉर्म सी में आपको बता रहे हैं कि हम एनुअल रिटर्न नहीं बना के जमा करवा रहे। यानी कि अगर एनुअल रिटर्न में कोई चेंज ना हो, पिछले साल वाली ही हो, तो फिर आपने एनुअल रिटर्न बना के जमा नहीं करवानी। लेकिन दो कंपनियां तो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो चुप ही रहे। लेकिन ये जो कंपनी है अदर देन ये दो के, वो एक फॉर्म सी जमा करवाएंगे वहां पे, जिसमें बताएंगे कि हमने क्यों एनुअल रिटर्न नहीं बनाई। और अगर ऊपर की बातें ना मानो तो लेवल 2 और लेवल 1 की पेमेंट है। 5 मिनट नहीं पता, ज्यादा करांगे फिर मेरी बात सही भाई। पास पेपर डिस्कस करेंगे जो भी है, और जुम्मे के बाद क्लास होगी बेटा। हमारी क्लास वैसे भी 2 बजे होती है ना, लेकिन उसका टाइम, बल्कि हम आपकी क्लास इसी टाइम पे रखेंगे, लॉ इसके बाद रखेंगे बी लॉ, ये 2 बजे ही रखेंगे इसको, क्योंकि लेट हो सकते हैं ना उसमें बच्चे, बेटियां नहीं आती, मेरा ख्याल है कि आप लोग फिर जल्दी फ्री हो जाएंगे। हाँ तो बताओ, हम सबके लिए खाना लेकर आओगे? रहने दो। ले ले बेटा, ये बेटा चैप्टर नंबर 12 जरा देखिएगा, जरा देखिएगा मेरे बच्चे, और यही कहने लगा हूँ, जरा देखिएगा कितने मिनट की ब्रेक है। ले मेरे बच्चे चलें, सब वक्त गुजर गया आप लोगों के साथ। मेरा ख्याल है कि अब टाइम आ गया इसको खत्म करने का, वाइंडिंग अप यही